Assalamualaikum class 7. Today it is Tuesday. Date is 7th of July. Okay, so we were studying chapter number 4 और उसी तरह से हम chapter number 4 का जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को ही हम आज आगे कैरी ऑन करेंगे. The topic which we were reading was the distillation. और distillation में हमने क्या पढ़ा था कि when we want to separate the liquid then we use this process of distillation. Distillation की अगर हम आपको पिक्चर बना के दिखाएं तो then there is a round bottom flask. ठीक हो गया. Round bottom flask. In the neck of the round bottom flask a thermometer is fixed, and then there is on one side there is a pipe. That pipe is known as the condenser, and then at the end of the condenser there is a collecting flask. ठीक है. अब हमारी जो भी सोल्यूशन होती है हमने वो इसमें डाली होती है. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग सॉल्ट एंड वाटर. फिर आप इसको हीट करोगे. अब जैसे ही आप इसको हीट करना शुरू करोगे व्हाट विल हैपन एट वन टाइम. हीट करने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर थर्मामीटर पे शो हो जाएगा 100 डिग्रीज. दैट 100 डिग्री इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. जैसे ही 100 डिग्री शो होगा वी विल नो दैट नाउ वाटर विल स्टार्ट टू बॉयल. अब वाटर जब बॉयल होगा तो ऊपर चूँकि पूरी कवरिंग है तो इसलिए उसको ऊपर से बबल्स को निकलने का टाइम नहीं मिलेगा. इंस्टेड दे विल पास थ्रू दिस थिन ट्यूब विच इज़ कॉल्ड द कंडेंसर. ठीक, कंडेंसर में से वो गुजरेंगे. जैसे ही वो वेपर्स कंडेंसर में से गुजरेंगे कंडेंसर क्या करेगा, उनको फर्दर कूल डाउन करेगा और ये यहाँ पे जो ये बबल्स थे अब ये दोबारा वाटर के ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड दैट वाटर इट विल बी कलेक्टेड इन दिस फ्लास्क एंड इट इज़ नोन एज द डिस्टिलेट. कंडेंसर का काम वही होता है जो कि कूलर का होता है. कंडेंसर में हमने एक साइड से पानी ठंडा जो है वो हम डाल रहे होते हैं, एक साइड से ठंडा पानी जो है वो अमूमन इसको हम सिंक में कनेक्ट कर देते हैं ताकि वाटर आए और उसको कॉइल्स को ठंडा करके जाए. तो जैसे ही ये बबल्स ऊपर जाएंगे, ये बबल्स को जगह ऊपर नहीं मिलेगी. सो व्हाट विल दे डू, दे विल पास इनटू द कंडेंसर ट्यूब. जब वो कंडेंसर में जाएंगे कंडेंसर उनका टेम्परेचर बबल से मज़ीद कम कर देगा, कंडेंस कर देगा. कंडेंस करने के बाद दोबारा पानी में चेंज हो जाएंगे एंड देन दैट विल बी कलेक्टेड. इसकी बिल्कुल एग्जाम्पल इसी तरह से है कि जैसे हमने वाटर साइकिल जब पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब वाटर हीट अप होता है तो बबल्स बनते हैं. जब वो बबल्स अपर एटमॉस्फेयर पे जाते हैं वो ठंडे होते हैं, दे कंडेंस एंड दे कूल डाउन एंड दे फॉर्म द क्लाउड्स. जब फिर क्लाउड्स से जो है वो रेनफॉल होती है. सो सेम इज़ द प्रोसेस हेयर वी हीट द सोल्यूशन देन बबल्स दे कैन नॉट गो आउट. व्हाट विल हैपन, दे विल पास थ्रू द कूलर और कंडेंसर. कूलर या कंडेंसर उनको दोबारा वाटर के ड्रॉप्स में कन्वर्ट करेगा. तो जो यहाँ पे ये बबल्स थे ये अब दोबारा इधर जब कलेक्ट होंगे तो ये वाटर होगा. तो यहाँ पे सारा सॉल्ट रह जाएगा और विद द पैसेज ऑफ द टाइम यहाँ पे हमारे पास जो वाटर कलेक्ट होगा दैट विल बी प्योर, दैट विल बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सॉल्ट. दिस वाटर इज़ कॉल्ड द डिस्टिलेट और डिस्टिल्ड वाटर. ठीक, इसकी एक बिल्कुल एक बड़ी अच्छी कंडेंसेशन की एक एग्जांपल है कि घर में जब आप चावल बॉयल कर रहे होते हो उसके लिए पहले आप वाटर बॉयल करते हो. अगर वाटर के ऊपर आपने ढक्कन ना दिया हो तो आपको बबल्स नज़र नहीं आते, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर लिड डाली हो, कवर किया हो, तो जब आप लिड हटाते हो तो उस लिड के नीचे आपको वाटर के ड्रॉप्स नज़र आते हैं. वो क्या होता है, वो वाटर होता है जो कि वो बबल्स होते हैं जो कि उस पानी में से निकलते हैं. ऊपर उनको रास्ता नहीं मिलता. लिड जो है वो निस्बतन ठंडी होती है इसलिए वो लिड के साथ जो है वो दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक, सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. और इसमें हमने पढ़ा था कि हमें लिक्विड भी मिल जाता है, इसमें हम सॉल्ट भी अलग कर लेंगे और इसमें हम वाटर भी जो है वो अलग कर लेंगे. दिस वाज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. और इसमें हमने ये पढ़ी थी एग्जांपल्स कि इन सम ऑफ द कंट्रीज़, ये देखें हमने ये पढ़ा था कि सम ऑफ द कंट्रीज़ सी वाटर में से हम प्योर वाटर निकालते हैं. देन उसके अलावा हम जो है इसको परफ्यूम इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं. द ऑयल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग द प्लांट मटेरियल एंड डिस्टिलिंग द वेपर्स. ये तो हमारा उस दिन तक का लेक्चर था. आज हम इस लेक्चर को थोड़ा मज़ीद डिटेल में करेंगे. देयर इज़ वन टाइप ऑफ डिस्टिलेशन जिसको क्या नाम दिया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम फ्रैक्शंस में या पार्ट्स में डिस्टिलेशन करते हैं इस तरह से. अच्छा, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि ये दिस इज़ डन इन केस ऑफ द क्रूड ऑयल. जो तेल ज़मीन में से निकालते हैं दैट इज़ वेरी वेरी इम्प्योर. वो ब्लैक थिक गंदा किस्म का मटेरियल होता है जिसको बाद में रिफाइन किया जाता है या उसको प्योरीफाई करते हैं. अब क्या करते हैं कि दे हैव अ बिग टावर लाइक दिस. इसको हम फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन टावर कहते हैं. ठीक, अब क्या होता है कि एक साइड से हम जो है वो ऑयल डालते हैं, ऑयल देते हैं और एक साइड से उसको फर्नेस होती है वो हीट करती है. अब होता क्या है कि जैसे ये इस भट्टी के अंदर जाता है तो जब इसको हीट मिलती है तो इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट जो है वो मुख्तलिफ टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं. अब इस क्रूड ऑयल के अंदर पेट्रोलियम गैस भी होती है, पेट्रोल भी होता है, केरोसिन भी होता है,
डीजल भी होता है, इंडस्ट्रियल ऑयल इसके अंदर मिक्स होता है ऑलरेडी ज़मीन से जब निकलता है। तो वो सारी चीज़ें सेपरेट हम कैसे करते हैं कि जब हम उनको हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद जब इस टावर के अंदर जब वो जाता है तो जैसे जैसे उनके बॉइलिंग पॉइंट्स आते जाते हैं वो चीज़ें अपने अलग होती जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही टेम्परेचर 20 डिग्री पे आएगा तो 20 डिग्री पे पेट्रोलियम गैस जो है वो सेपरेट हो जाएगी, उसको हम अलग कर लेंगे। 150 डिग्री पे पेट्रोल को सेपरेट कर लेंगे, 200 पे केरोसिन को, डीजल को, इंडस्ट्रियल ऑयल को, और यहाँ से फिर हमारी लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स और बाकी चीज़ें निकलेंगी। इसको हम फ्रैक्शनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि देखें हर चीज़ जो है वो फ्रैक्शंस में अलग अलग हो गई है। सो दिस मेथड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू प्योरीफाई द ऑयल। क्या है कि यहाँ से हमने वो क्रूड ऑयल डाला जो कि ज़मीन में से निकाला, जिसमें ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी। अब जब हम इस टावर में डालेंगे, इनको इधर से हीट मिलेगी, हीट करके ये इसमें जाएगा, प्रेशर वगैरह देंगे उसको, तो जो जिन जिन का टेम्परेचर आता जाएगा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल 20 डिग्री टेम्परेचर आया तो पेट्रोलियम गैस हमारी अलग हो गई, उसके लिए हमने अलग सा बॉक्स बनाया होगा। फिर इसी तरह 150 पे दूसरी चीज़ सेपरेट होगी। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा हर चीज़, और जो सबसे हैवी चीज़ होगी 400 डिग्री पे, वो सबसे हाई टेम्परेचर जाएगा तो वो सेपरेट होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है। इफ़ मोर देन 2 लिक्विड विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स आर सेपरेटेड। अब ये किस बेस पे सेपरेट हो रहे हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। इसका जो है वो 20 है, लेट्स से कि इसका 150, केरोसिन का 300 है या 200 है। तो जैसे जैसे इनके आते जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट वो सेपरेट होते जाते हैं। The fractional distillation is used. It is similar to the distillation except that a column or tower is used to separate the different constituents with differing boiling point into fractions or part. ठीक है, ये हमारे पास fractional distillating tower है और ये टावर उनको मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में जो है वो सेपरेट करता है। Crude oil is a mixture of many oils with different boiling point. To separate the different type, it is first heated in a furnace. ये यहाँ पे इसको हम हीट करते हैं. Then what happens? The different type of oils boil at different temperature and collected at different part of the tower or column. और different oil different temperature पे boil करके और उनको हम different parts पे separate कर लेते हैं. The different gases which make up the air have many uses. To separate the gases in the air, the fractional distillation is also used. ठीक है ना, जैसे हमने पीछे पढ़ा था एयर में ये गैसेस होती हैं, उसके लिए भी हम एयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेट करते हैं। कैसे करते हैं? पहले एयर है उसको कंडेंस करते हैं, उसको लिक्विड बनाते हैं, उसके बाद इसी तरह के चेंबर में उसको डालते हैं और वो कूल होती है। When the liquid air gain heat, the constituents of the liquid air boil at different temperature as they have different boiling points. So the gases are then collected separately. They are used for different purposes like they are shown below. अब देखें आपको डिफरेंट गैसेस का पर्पस जो है वो भी बताया जा रहा है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। हम एक चीज़ के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको फ्रैक्शंस में सेपरेट करते हैं। जैसे कि ऑयल में, ऑयल को इधर से हम हीट करेंगे, वो उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मुख्तलिफ टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट्स पे एक दूसरे से सेपरेट होकर अलग अलग कलेक्ट हो जाएंगे। सेम इज़ द मैथड जो कि हम एयर के लिए भी यूज़ करते हैं। अच्छा, अब नाइट्रोजन की यूज़ देखें। लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज टू फ्रीज एंड प्रिजर्व फूड। ये जो हमारे फ्रिज में अक्सर यूज़ होती है, दिस इज liquid nitrogen. Nitrogen is also used to manufacture the nitrogen based fertilizers, खाद वगैरह में. Then oxygen का यूज़ सब बच्चों को पता है, it is used for scuba diving. Oxygen rich air is used in oxygen tank for scuba diving to give to the patient who have difficulty in breathing. A mixture of oxygen and acetylene is used to produce a hot flame for the welding. ये देखें ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है और ये ऑक्सीजन मास्क है। ठीक, उसके बाद आगे आ जाएं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स फॉर पुटिंग आउट द फायर एज इट डज़ नॉट सपोर्ट बर्निंग। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फिजी ड्रिंक्स। ये जो फिजी ड्रिंक्स की आवाज़ आती है दैट इज़ बाय द कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस इज़ ऑल्सो यूज टू कीप द थिंग्स कोल्ड। जब कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रीज़र में रखते हैं, कूल डाउन करते हैं, तो वो ड्राई आइस की फॉर्म में होता है। देन नोबल गैसेज है हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। हीलियम इज़ यूज टू फिल द बलून्स, आर्गन इज़ used to fill the light bulbs, and neon is used to fill the neon light. So these are the noble gases जिन तीनों के different uses हैं. So these are the components of air. ये air थी, air को जब हमने fractional distillate किया तो उसमें से हमने ये उसके components निकाले। अब उसके हर component के अलग अलग use हैं। इसी तरह से crude oil के जो components हैं ये वाले, इनके भी अपना अपना अलग से use था। ठीक हो गया। The next technique जो हम यूज़ करते हैं that is called the chromatography. क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है कि उसका ग्राफ आ जाना, एक उसकी शेप आ जाना। In Beijing Olympics, some athletes were tested positive for using the illegal drug to boost the performance during the games. How are they tested? To catch this, the urine sample of the athletes are tested for the drugs by using a method called chromatography. It is used to separate, analyze, and identify the constituent of the mixtures like urine, ink, food color, and fruit juices. यानी कि इन चीज़ों के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो हम किस चीज़ के ज़रिए एनालाइज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए। Beside testing for illegal drugs,
drug, it is used to solve the crime in the forensic science and to find out whether illegal dyes are used. An advantage of that is that the only small amount of sample is needed. ठीक है, क्रोमेटोग्राफी के लिए हम एक स्मॉल सैम्पल यूज़ करते हैं. अच्छा, अब नॉर्मल जो हम क्रोमेटोग्राफी अपनी लैब में करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द पेपर क्रोमेटोग्राफी. पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसकी बहुत डिटेल है लेकिन हम डिटेल में नहीं जाएंगे. इसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, हम एक फ़िल्टर पेपर लेके उसको इस साइज़ का काटते हैं, लेंथ के राइज पे उसके नीचे से 2-3 सेंटीमीटर्स छोड़ के एक आप लाइन लगाते हो. उस लाइन के सेंटर में आप जिस मिक्सचर को अपने कलर्स में सेपरेट करना है वो मिक्सचर लगाते हैं. फॉर एग्जांपल हम अमूमन ब्लू इंक जो है वो करते हैं, ये जो हमारे पॉइंटर्स में इंक होती है अमूमन, उसका हम जस्ट एक ड्रॉप लगाते हैं. ठीक, उसके बाद इसको आप हैंग कर दो एक जार में जिसके अंदर अल्कोहल हो या वाटर हो, या सिंपल हम वाटर में भी इसको हैंग करते हैं ताकि इसकी ये वाली जो टिप है ये इसके नीचे आए यूँ. ठीक है, थोड़ा सा ताकि वो पानी के साथ टच करें. उसको आप थोड़ी देर के लिए यू कैन लीव इट. आफ्टर सम टाइम्स आप ये देखेंगे कि यहाँ से जो है ना वो कलर्स मुख्तलिफ पोर्शंस में आपको सेपरेट होते हुए नजर आएंगे जब ये इंक का ड्रॉप ऊपर की तरफ मूव करेगा. इसमें आपको मुख्तलिफ कलर आएंगे, रेड भी आएगा, ब्लू भी आएगा, ग्रीन भी आएगा, हर तरह. इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमारी इंक जो है उसके क्या क्या मिक्सचर्स थे, वो किस किस चीज़ का मिक्सचर था. ठीक है, सो दिस इज़ नोन एज द क्रोमेटोग्राफी. अब यही बात बताया हुआ है कि एट होम और इन द स्कूल लेबॉर्ट्री वी कैन ट्राई टू सिंपल फॉर्म कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी. ये आप अपने घरों में भी कर सकते हो. कि व्हाट यू कैन डू इज़ कि यू कैन टेक अ सिंपल पेपर, कोई भी आप एक पेपर लें, टिश्यू पेपर से थोड़ा मोटा हो, ठीक है ना. इट कैन बी यूज टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द कंस्टिट्यूएंट्स लाइक इंक एंड द फूड कलर. इस तरह से आप उसको जो है वो उस पर ड्रॉप लगा के उसको मिक्सचर के अंदर हैंग करें. आफ्टर सम टाइम्स यू विल सी दैट ये उसकी डाइज जो हैं, चूँकि ये लिक्विड जो है उसको मूव करवाएगा और उसके अंदर से ये कलर जो हैं वो सेपरेट होंगे लाइक दिस. ठीक हो गया. इन द अबव सेटअप द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर move up the filter paper to dissolve the dye in the concentrated ink spot. अब जब ये फिल्टर पेपर इसके साथ करेगा तो इसके अंदर हमने वाटर और अल्कोहल डाला हुआ है. समटाइम्स हम सिंपल आप घर में वाटर से भी कर सकते हो. तो वाटर जो है जब वो एब्जॉर्ब होगा तो आहिस्ता आहिस्ता इंक के साथ जाएगा और इंक को भी जो है वो अपने साथ मूव करेगा. इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज, सम ऑफ आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सम इन अल्कोहल. द डाइज विद द सॉल्वेंट मूव अप द फिल्टर पेपर एट डिफरेंट रेट. अब मुख्तलिफ डाइज मुख्तलिफ रेट पे जो है वो मूव करेंगी. द डाई विच होल्ड ऑन मोर स्पेस विल ट्रेवल मोर स्लोली. जो आपकी डाई बिल्कुल पीछे रह जाएगी वो उसका मतलब है कि उसने पेपर को बहुत क्लोजली पकड़ा हुआ है. हैंस द डिफरेंट डाई स्प्रेड आउट एंड आर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट ऑन द फिल्टर पेपर. द क्रोमेटोग्राम्स आर ऑब्टेन्ड बाय सेपरेटिंग द डाई इन द रेड, ग्रीन एंड ब्लैक इंक. अब ये देखें, एक हमारे पास रेड इंक है, ग्रीन है, ब्लैक है. हमने तीनों का क्रोमेटोग्राफ बनाया और हमने देखा कि तीनों में जो एक कलर कॉमन है वो क्या है, येलो है. दो में जो है वो ऑरेंज है और बाकी दो में जो है वो ब्लू है. ठीक है, तो इस तरह से हमें उनके कंपोनेंट्स अलग अलग से मिल गए. सो क्रोमेटोग्राफी मींस टू सेपरेट इनटू कलर्स. इसके लिए हम जो घरों में और स्कूलों में मेथड यूज़ करते हैं वो क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम पेपर पे एक ड्रॉप लगाते हैं, उसको हम सिंपल वाटर में डालते हैं, सिर्फ उसको इस तरह से लटकाएं कि उसका नीचे वाला जो एज है वो टच कर रहा हो वाटर से, उसको पूरा डिप नहीं करें. उसके बाद उसको 5-10 मिनट्स के लिए छोड़ दें. आप देखोगे कि जैसे जैसे वाटर मूव करेगा वो अपने साथ इस डाई को भी मूव करवाएगा. Hence the different dye spread out into different components. ठीक, so the and this is the chromatogram. और उससे पहले हमने जो तरीका पढ़ा था that was the fractional distillation. Fractional distillation में हम मुख्तलिफ चीज़ों को fractions में separate करते हैं. So these are the two methods which we studied today. और अब आपका काम ये है कि आपने इनको ध्यान से पढ़ना है ताकि जब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करें तो आपको ये समझ में आ जाए. थैंक यू.